Gracious the merciful, respected students, friend, follower, you're most welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. ESL stands for English as a Second Language. It's our academy, online academy. You can contact if you wish. Here we are teaching students from linguistic and literature. So if anybody is interested to join us, he or she can join our class. You can visit our YouTube channel, go to YouTube bar, type the ESL Academy, subscribe, like our channel. And don't forget to click on the bell icon. Once you click on bell icon, you'll be receiving newly uploaded videos. Let's discuss. आज हम डिस्कस करेंगे वाल्ट विटमैन की लाइफ को रिकैप्चुलेट करते हैं, उसको रिकैप करते हैं वट एवर वी हैव लर्नड। वाल्ट विटमैन 31 मई 1819 को 31 मई 1819 यानी 1819 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए। इनके फादर का नाम वाल्टर था, तो वाल्टर से ही इनका नाम वाल्ट विटमैन जो है वो पड़ा। वाल्टर एक कारपेंटर था, एक मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, बहुत सारे बच्चे थे उसके। और 1890 में वाल्ट विटमैन 1819 में पैदा हुआ और 1892 में इसकी डेथ हुई। वाल्ट विटमैन ने डेमोक्रेसी पे बात की है, ट्रांसेंडेंटलिज्म पे बात की है। वाल्ट विटमैन ने ना सिर्फ इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की, बल्कि वाल्ट विटमैन इंसान की बॉडी के अंदर भी डेमोक्रेसी की बात करता है। वो कोई स्पेसिफिक पार्ट को डिस्कस नहीं करता, हार्ट या माइंड को, एवरीथिंग ही सिंग द बॉडी, ही सिंग्स द बॉडी एज वेल। वो पूरी बॉडी के बारे में डिस्कस करता है। वो कहता है कि बॉडी के बगैर आप सोल को होल्ड नहीं कर सकते, ये उसका वैसल है, तो इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। बगैर बॉडी के सोल का कोई कंसेप्ट नहीं है। लाइक दैट कंसेप्ट ही वॉज आल्सो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द क्वैकर्स। क्वैकर के बारे में मैंने बात की कि ये ऐसा फिरका है जो झूम झूम के गॉड को याद करते हैं, और ये क्रिश्चियनिटी का एक फिरका है। आज हम डिस्कस करेंगे शट नॉट द डोर, शट नॉट द डोर, शट नॉट योर डोर, और दूसरा देयर वाज अ चाइल्ड वेंट फॉर्थ। ये टू रिमेनिंग पोएम्स हैं। रेस्ट ऑफ पोएम्स वट एवर वी हैड इन आवर कोर्स वी डिस्कस्ड yesterday we discussed all poems, 2-3 poems, and today we are going to discuss 2 more poems. Shut not your door, there was a child went forth. इससे पहले कि मैं कुछ डिस्कस करूं, मैं थोड़ा सा वाल्ट विटमैन के बारे में दोबारा बता देता हूं। इसके कैरियर जी 17 साल तक एट 17 ये स्कूल में पढ़े हैं। उसके बाद इन्होंने एडिटर ऑफ द ब्रुकलिन ईगल जो है न्यूज़पेपर, इसको ज्वाइन किया, लेकिन इनको फाइट कर दिया, उन्होंने निकाल दिया। कुछ इसके जो अपोजिशन टू स्लेवरी या वो स्लेव्स को जो क्रिटिसाइज करते थे कि स्लेवरी किसी को स्लेव रखना या स्लेवरी पे वो डिस्कस करते थे, उन लोगों ने भी इसको निकाल दिया। उसके बाद सिविल वॉर इसने ज्वाइन की है। विटमैन डिक्लेयर हिज पोएट्री वुड हैव लॉन्ग लाइन विद कैप्चर द रिदम्स ऑफ द नेचुरल स्पीच। विटमैन की पोएट्री के अंदर कोई रिदम नहीं था, जैसे जितने भी इंग्लैंड के पोएट थे वो एक ट्रेडिशन और कन्वेंशन को फॉलो करते आ रहे थे कि मीटर हो, राइम आयम्बिक, पेंटामीटर, टेट्रामीटर, और उसके बाद हेक्सामीटर, वो सारे मीटर्स जो थे उनको ज्वाइन करके उनको सिस्टमेटिक लिखते थे। तो इसने ना फ्री वर्स में लिखा। एमरसन एक ऐसा पोएट था, उसने एक कंसेप्ट दिया था कि सबसे अच्छा अमेरिकन पोएट वो होगा अमेरिकन के लिए कि जो इंग्लैंड की जो ट्रेडिशनल पोएट्री है उससे अमेरिकन पोएट्री को आज़ाद करवाएगा, या वो लिबर्टियस एक लिबरल फॉर्म में लिखेगा। तो ये वाहद पोएट था जिसने फ्री वर्स में लिखा। और एमरसन को जो एमरसन वहाँ का स्कॉलर था उसको इसने सेंड किया, अपना पहला वर्क जो है इसने सेंड किया, और उसने उसको एडमायर किया, बल्कि इसने उसको अपने इंट्रोडक्टरी जो इसका पैराग्राफ था उसमें उसका नाम लिखा। वोकैबलरी जो थी ये यूजुअली आम रोज़मर्रा की लैंग्वेज से इस्तेमाल करता था, और बेस इन रियलिटी और मॉरलिटी, इसकी
इसका वर्क जो था वो मोरालिटी बेस नहीं होता था कि वो मोरालिटी बताए, बजाय जो कुछ सोसाइटी में था ये वैसा दिखाता था। आपको मैंने जो असाइनमेंट सेंड की, आप मज़ीद उससे पढ़ लीजिएगा इन चीज़ों को। इसका फर्स्ट वर्जन जो है, इसका मास्टरपीस है, वो लीव्स ऑफ ग्रास है। लीफ ऑफ ग्रास जो है, लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो 1855 में अपीयर्ड हुआ, मास्टरपीस है इसका। एमरसन जो था, विटमैन की पोइट्री को उसने प्रेज किया। मैंने पहले ही बताया, एमरसन कहता था कि ट्रेडिशनल और कन्वेंशन पोइट्री से जो अमेरिका की पोइट्री को या अमेरिकन लिटरेचर को आज़ाद करवाएगा वो ग्रैंड अजीम पोइट होगा। तो उसने आज़ाद करके एक अनराइम्ड फॉर्म में, पहले तो वो राइम में लिखते थे ना, रिदमिक पैटर्न में, पेंटामीटर में, मीटर्स में, इससे आज़ाद करवा के उसने आज़ाद पोइट्री इसने की। वो कहता था कि मेरी पोइट्री के अंदर नेचुरल रिदम है, मुझे रिदम की ज़रूरत नहीं है। द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम दैट अमेरिका हैज़ येट टू कॉन्ट्रीब्यूट। विटमैन यूज दीज वर्ड रिटन बाय एमरसन इन अ लेटर टू विटमैन इन अ लेटर इंट्रोडक्शंस टू द लीव्स ऑफ द ग्रास। जो एमरसन ने उसको तारीफ की, उसकी जो एडमायर्ड किया, वो उसने अपने इंट्रोडक्टरी जो बुक लीव ऑफ द ग्रास में लिख दिया है। Another critic dismissed it as just a barbaric। बहुत सारे राइटर ने, क्योंकि ये ट्रेडिशन से हट गया था, वो कन्वेंशन जो थी मीटर राइमिंग स्कीम की, उसको कॉपलेट की, हीरो कॉपलेट की इसने तोड़ दी। तो फिर बहुत सारे, फिर क्रिटिक भी बहुत ज़्यादा हो गए। एक क्रिटिक ने कहा ये बिल्कुल बारबेरिक इसका स्टाइल है लिखने का। लॉन्ग फेलो ने कहा, एंड लोवल, वो भी इससे इम्प्रेस नहीं थे। लोवल ये भी ग्रेट पोइट थे उस वक्त के। लॉन्ग फेलो और लोवल, इन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि ये वो भी अनइम्प्रेस थे। थोर्यू वाज appalled by the Whitman's poetry and he was certainly not conformist। यानी कुछ लोग इससे मुतासर हुए, कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। इसने एक पोएम लिखी, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, जिसमें उसने बड़ा सेक्सुअल ऑर्गन्स और इस तरह के न्यूड पिक्चर्स को ह्यूमन बॉडी की डिस्कस की। उसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इंक्लूड द कैलमस। इसने एक कैलमस पोएम लिखी, कैलमस आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। ये दो पोएम इसने लिखी। इन दोनों पोएम में वो बड़ी इरोटिक पोएम है, बड़ी सेक्सुअल पोएम है। कैलमस जो है ये एक ना दरख्त होता है, अगर आप नेट पे सर्च कर लें तो ये एक दरख्त होता है जो कि ह्यूमन मेल की जो बॉडी है उससे उसकी शक्ल मिलती है, जो एक स्पेशल एक इरोटिक पोएम को शो करती है इसकी पोएम कैलमस और आई सिंग द बॉडी। इसकी वजह से लोग बहुत सारे ऑफेंडेड हुए कि ये किस तरह के आइडिया दे रहा है। फ्री वर्स में लिखता था, ट्रेडिशन को इसने ब्रेक कर दिया, और जो लोग इसको एडमायर करने वाले थे वो इसे एडमायर करते रहे। एनी हो, इसके क्रिटिक भी बहुत ज़्यादा थे, इसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। कैप्टन माय कैप्टन हमने पढ़ी। विटमैन रोट पोइट्री इन द प्रेज ऑफ अब्राहम लिंकन। हमने अब्राहम लिंकन की एप्रिसिएशन पढ़ी इन द फॉर्म ऑफ कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन। किसने लिखी? वाल्ट विटमैन। तो इसके अलावा कैप्टन माय कैप्टन में मेमोरियलाइज, किसको मेमोरियलाइज करता है? लिंकन को। पासिंग एट द डेथ ऑफ द ग्रेट मैन और डेथ ऑफ द एरा ही डोमिनेटेड, ही वाज यूज्ड टू ग्रेट इफेक्ट इन द डेड पोएट्स सोसाइटी। यानी वो उसने उसको एडमायर करने के लिए उसकी एलर्जी लिखी कि वो बड़ा अजीम लीडर था, वो इसको ये आइडियलाइज करता था, उसके लिए इसने। कहते हैं कि विटमैन जो है वो अमेरिकन पोइट्री में 19th सेंचुरी में एक कदावर नाम है। विटमैन की पोइट्री ने इन्फ्लुएंस किया किसको? हार्लेम को। हार्लेम रेनेसेंस राइटर जो था, अमेरिकन रेनेसेंस राइटर जो था, उसको इसने इम्प्रेस किया। विटमैन इम्प्रेस द बीट पोइट्स सच एज एलन को भी इसने इंस्पायर किया। और इसके अलावा राइटर्स, अदर राइटर्स लाइक पाब्लो क्लेम टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द विटमैन। यानी बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो इससे इम्प्रेस हुए कि फ्री में लिखना। फ्री में आप देखें लिखना भी आसान है, कोई बॉन्डेज नहीं है, आप बॉन्डेड नहीं है, आप मीटर बनाएं, आपको जो मन में आया आप उसको लिख दें। अब अगर हम इसके स्टाइल की बात करें, विटमैन की स्टाइल, वो पूछ लेते हैं कि राइट अ डिटेल नोट ऑन
द स्टाइल ऑफ द वाल्ट विटमैन, तो आप बताएंगे कि वो फ्री फिल्स में लिखता है, वो नेचर को डिस्कस करता है, वो बॉडी और एरोटिक जो पोएम्स हैं वो लिखता है, वो बॉडी के अंदर डेमोक्रेसी लाना चाहता है, वो बॉडी में ख़ास दिल को या हार्ट को या फेस को डिस्कस नहीं करता, बॉडी की हर चीज़ को डिस्कस करना चाहता है। वो कहता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ थाट हो, हर किसी को इक्वल राइट मिले, स्लेवरी जो है वो ख़त्म हो जाए। और इवन सिविल वार में वो एज अ वॉलंटियर काम करता है, सिविल वार में मेल नर्स बन के वर्क करता है, सोल्जर की ड्रेसिंग करता है, उनको फर्स्ट एड देता है, उनकी हेल्प करता है, हॉस्पिटल में वर्क करता है, अनपेड वर्कर बन जाता है। ब्रदर को भी सिविल वार में इंजर्ड होता है तो उसको भी वो हील करने की कोशिश करता है। और इस तरह आप ये सारे आइडियाज़ लिख देंगे कि उसकी पोइट्री जो है फ्री वर्स में होती है, उसने कन्वेंशन को ब्रेक कर दिया था। पहले क्या मीटर में लिखा जाता था, राइमिंग, आयम्बिक, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, टेट्रामीटर, ठीक है। तो ये ख़ास किस्म का मेट्रिकल स्टाइल होता था पोइट्री का, जो उससे निकाल के उसने उसको कन्वर्सेशनल स्टाइल बना दिया। मॉडर्न पोएट हैज सच एज एज़रा पोंड, टी.एस. इलियट एंड W.H. Auden वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द विटमैन। ये मॉडर्न पोएट हैं, जैसे एज़रा पाउंड है, एज़रा पाउंड टीचर था टी.एस. इलियट का, ठीक है। ये मॉडर्न पोएट के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंबल और सिंबलिज्म और इस चीज़ों के हामी थे। बहुत सारे फ्रेंच जो राइटर थे वो भी इससे मुतासर थे। यानी ये एक अच्छा पोएट था, इसका एक नाम है। वाल्ट विटमैन का एक कोट मुझे याद आ गया। वाल्ट विटमैन कहता है, लाइफ डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, लाइफ गिव्स यू व्हाट यू नीड। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, जिंदगी तुम्हें वो देती है जिसकी तुम्हें ज़रूरत होती है। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें ब्रेक करते हैं, हील करते हैं, लव करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ब्रेक करते हैं और अल्टीमेटली तुम्हें वहाँ ले जाते हैं फॉर व्हाट यू मेंट फॉर, जिसके लिए तुम बने हो। तो लाइफ, नेचर आपको ऑटोमेटिकली वही चीज़ें देती है जिसकी आपको ज़रूरत है। मॉडर्निस्ट पोइट लाइक एज़रा पाउंड और टी.एस. इलियट और इस तरह के पोइट जो थे वो भी इससे इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि ये उनसे पहले आया था। ले जी, ये इसका वर्क है। वाल्ट विटमैन एक नेशनलिस्ट पोइट था, अमेरिकन था, तो डेफिनेटली अमेरिकन नेशनलिस्ट था। 19th सेंचुरी का अजीम पोइट जाना जाता है अमेरिकन पोइट्री में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट है, नेशनल पोइट है, डेमोक्रेटिक पोइट है। वो कह सकते हैं कि प्रूव वाल्ट विटमैन एज ए डेमोक्रेटिक पोइट। तो आप कहेंगे कि डेमोक्रेसी की वो अमेरिका के अंदर भी बात कर रहा था। वो उस वक्त था जब अमेरिका जो था फाउंडेशन पकड़ रहा था डेमोक्रेसी में, और वो सिविल वार को भी उसने देखा और वो चाहता था कि इन फ्यूचर में अमेरिका जो है वो अमेरिकन बड़ी नेशन बने। अमेरिकन पीपल दे विल बी great nation in future and he was seeing and he was positive, he was optimistic, वो optimistic था। many people have written in poetry, यानी बहुत सारे लोगों ने 19th सेंचुरी में पोइट्री की है, लेकिन ये अच्छा नाम था। एमरसन जो था वो एक स्कॉलर था और एमरसन ने कहा था अच्छा पोइट, गुड अमेरिकन पोइट वो होगा जो ब्रिटिश पोइट्री के शैकल से या कन्वेंशन से या ट्रेडिशन से पोइट्री या अमेरिकन लिटरेचर को आज़ाद करवाएगा। अमेरिकन यूरोपियन इन्फ्लुएंस से जो पोइट्री को या अमेरिकन लिटरेचर को आज़ाद करवाएगा वो अजीम पोइट होगा। तो इसने पहली बुक लिख के जो भी इसने लिखी, पोएम लिखी, तो फ्री राइम्ड, अनराइम्ड लिखी, तो इसने एमरसन से डिस्कस की, एमरसन ने इसको एडमायर किया। अमेरिकन रेनेसेंस के जो पोइट्स थे वो इससे इन्फ्लुएंस थे, मैंने पहले भी बताया। डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव फॉर्म में इसको एडमायर करता था कि हर इंसान को बराबर हकूक मिलने चाहिए, चाहे वो नेग्रो स्लेव है, चाहे वो कोई ब्लैक है, वाइट है, गुड है, बैड है, जैसा भी है उसे इक्वल राइट मिलने चाहिए। एडहेसिवनेस को वो बड़ा डिस्कस करता है कि क्लोज इमोशन विद मैन, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन द मैन, यानी मैन का जो है वो बड़ा ताल्लुक है मैन के साथ। इसकी वो एरोटिसिज्म को डिस्कस करता है, एरोटिक आइडिया को डिस्कस करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि उसने कैलमस जो लिखा है वो बड़ी एक सेक्सुअल सी पोएम है। कैलमस
पोएम जो है ये एक प्लांट होता है जो स्पेशल मेल बॉडी जैसा होता है, तो इसके ऊपर ये बड़ी एरोटिक पोएम थी। तो इसको जब इन लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने कहा बड़ी अफेंडिंग किस्म की पोएम है। आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, ये आप ज़रा देखें अगर इसकी पोएम पढ़ें तो ये भी बड़ी सेक्सुअल पोएम है। बॉडी को डिस्कस करता है, अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसको डिस्कस करता है। दैट इवन अ पर्सन कांट रीड, कुछ ऐसी चीज़ें। अमेरिका के अंदर बहुत सारा, अमेरिका को अगर देखा जाए तो उन्होंने बड़ा नेचुरल ग्रीनरी पे बड़ा वर्क किया हुआ है, इन्वायरमेंट को बड़ा अच्छा रखा हुआ है। तो अमेरिका के अंदर बड़ी नेचर है और वो खुद भी उससे बड़ा इम्प्रेस था, तो नेचर को डिस्कस करता है, नेचुरल चीज़ों को, नेचर को डिस्कस करता है, फ्लावर्स को डिस्कस करता है, एंटीमेटर रिलेशन विद नेचर डिस्कस करता है। रियलिस्ट है, बात याद रखिएगा, रियलिस्ट राइटर है, मॉडर्न राइटर है, रियलिस्ट राइटर है, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स चाहता है अपनी पोइट्री के अंदर, डेमोक्रेसी का हामी है। एंड ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी गिवन गुड इक्वल राइट। वैगाबॉन्ड को डिस्कस करता है, सोशल पीपल को डिस्कस करता है, और गुड बैड ईवल, और उसके बाद रिच पुअर सबको डिस्कस करता है, बिजनेसमैन को डिस्कस करता है, जर्नल पीपल को डिस्कस करता है। अक्सर जर्नल बात करता है, मेल फीमेल का भी डिस्टिंग्विश नहीं करता। इसकी पोइट्री ने एक हेडिंग दी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोइट्री। वाल्ट विटमैन की अगर वो कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं कि इसकी पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप बताएंगे फ्री वर्स में लिखता है, ब्रेक द ओल्ड कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन ऑफ द यूरोपियन पोइट्री। यूरोपियन पोइट्री की जो कन्वेंशन और ट्रेडिशन चली आ रही थी, अमेरिकन, जैसे राइटर एमरसन भी कहता था अच्छा पोइट अमेरिकन वो होगा जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस से अमेरिकन पोइट्री को लिबरेट करवाएगा, आज़ाद करवाएगा। अ पोइट्री विच इज फ्री स्ट्रक्चर ऑफ द मीटर्स और राइम, ऐसी पोइट्री जो फ्री स्ट्रक्चर में हो, मीटर राइम से आज़ाद हो, कैद ना हो मीटर राइम की, आयम्बिक पेंटामीटर में कैद ना हो, टेट्रामीटर में कैद ना हो, ट्रोकेक मीटर में कैद ना हो, एनापेस्ट में कैद ना हो, डेक्टलिक में कैद ना हो, कैसी हो, आज़ाद हो। कॉपलेट, हीरोइक कॉपलेट, इन चीज़ों के अंदर ना बंदी हो, आज़ाद करवाएगा। एमरसन ने कहा वो ग्रेट अमेरिकन पोएट होगा। तो इसने पहली दफ़ा आज़ाद करके उसको लिख के भी भेजा, तो उसने उसको एडमायर किया कि आप लिखेंगे। इसने लिबरेट कर दिया पोएट्री को, दूसरे इन्फ्लुएंस से, कन्वेंशन और ट्रेडिशन को तोड़ के एक न्यू स्टाइल में लिखा। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि ये एक हट के बात कर रहा था। जब आप बहुत सारे लोगों से हट के चलेंगे तो लोग आप पे क्रिटिसाइज करेंगे। कन्वर्सेशनल, दूसरी हेडिंग दे, इसका कन्वर्सेशनल स्टाइल है। वाल्ट विटमैन का स्टाइल जो है वो कन्वर्सेशनल है, ऐसे लगता है कि जैसे डिस्कोर्स कर रहा है, एक टॉपिक लेता है उसके ऊपर डिस्कस करता है। कल उसने बीच के जो दरख्त थे उनको जो डिस्कस किया कि जो बड़े बड़े सफ़ेदे टाइप के दरख्त हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो क्या हैं, उनको उसने एलेबोरेट किया, एक्सपाउंड किया। तो इसी तरह वो दरख्त की कैसे इमेज लेके वो कहता है कि दरख्त जो होते हैं, ट्रीज़ जो होते हैं, वो अकेले रह सकते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो पानी भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अकेले रह सकते हैं। मैं ह्यूमन बीइंग, मैं सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता, मैं सॉलिट्यूड में नहीं रह सकता। ये तो कहता है अकेला रह के भी बढ़ जाता है दरख्त, लेकिन इंसान अकेला रह के उसकी नशोनुमा जो है रुक जाती है, उसकी पैशन फीलिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो इंसान नहीं रहता, उसमें बहुत सारी डिजीज़ आ जाती हैं। कल हमने डिस्कस किया। ये अपना एक स्पीकर लेता है, एक रीडर लेता है। स्पीकर जो होता है वो मोस्टली माउथ पीस होता है वाल्ट विटमैन का, यानी हर पोएम के अंदर एक स्पीकर होता है जो बोलता जाता है, या तो वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, दूसरे को सेकंड पर्सन काउंट करता है, जो उसका रीडर होता है, जो पढ़ रहा है उसको वो खुद फर्स्ट पर्सन बन जाता है, वो अपनी बातें बताता जाता है, और जो रीडर है वो सुनता जाता है, उसको यू कहता है। तो इसी तरह अगर वाल्ट विटमैन को देखा जाए तो वो उसके अंदर एक स्पीकर क्रिएट करता है, स्पीकर जो है वो बोलता जाता है, और लिसनर जो है वो यू जो होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन में, रीडर या लिसनर को सुनता जाता है। ठीक
ठीक है, ये आपने डिस्कस करना है। कन्वर्सेशनल स्टाइल है, एक उसमें अपना स्पीकर लेता है जो बोलता जाता है पोएम के अंदर, एक रीडर होता है उसे सेकंड पर्सन यू से ज़ाहिर करता है। हमने इसकी पोइट्री के अंदर पढ़ा भी। ये सारे पॉइंट्स जो हैं साथ साथ नोट भी करती जाएं। कन्वर्सेशनल स्टाइल है, ऐसे लगता है कि जैसे बात कर रहा है। अपनी पोइट्री के अंदर एक फर्स्ट पर्सन लेता है, एक स्पीकर लेता है, एक लिसनर लेता है। रीडर जो होते हैं वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में से डिनोट होते हैं। आगे लिखिएगा, इसको कहा जाता है कि ये नेशनल पोइट भी है और प्राइवेट पोइट भी है। नेशनल पोइट हुआ कि अमेरिकन की डेमोक्रेसी की बात करता है, नेशन की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, सोसाइटी को एक करने की बात करता है। प्राइवेट पोइट यूँ हुआ कि सारे लोगों की बात करता है। उसके बाद जी देखिएगा, अमेरिकन डिपिक्ट होता है शो करना, DEPICT, डिपिक्ट अमेरिका एज अ प्रोग्रेसिव नेशन। अपनी पोइट्री के अंदर क्योंकि उसने सिविल वार को देखा है, उसने ब्लड शेड को देखा है, उसने वार को देखा है, उसने फाइट को देखा है, उसने वॉन्डेड लोगों को देखा है, उसने सिसकते हुए लाशों को देखा है, मरते हुए ब्लड शेड को बड़ा इनॉर्मसली देखा है। तो बड़ी तादाद में लोगों को मरते गिरते, एक दूसरे को काटते, फाइट करते, और जेनोसाइड देखी है उसने बहुत बड़ी। इसलिए वो ऑप्टिमिस्टिक है, अपनी नेशन को वो टीच करना चाहता है कि बी ऑप्टिमिस्टिक, देयर विल बी डेमोक्रेसी, देयर विल बी गुडनेस, देयर विल बी गुड टाइम। तो वो अमेरिकन नेशन को एज अ प्रोग्रेसिव नेशन शो करता है अपनी पोइट्री में। ये आप डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद नेचर, अमेरिका के अंदर आप देखें तो वहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत मिलेगी। नेट पे लिखें, USA लिखें, किसी भी सिटी का नाम लिख दें, न्यूयॉर्क भी लिख दें, ठीक है, USA ग्रीनरी इन USA लिख दें तो देखिएगा उन्होंने कितना वर्क किया हुआ, कैसे जगह जगह पे दरख्त लगे हुए हैं। हम तो काट रहे हैं ना दरख्तों को, वो लगा रहे हैं। मैक्सिमम प्लांटेशन करते हैं, ग्रीनरी को ग्रो करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पार्क बनाए हुए हैं। उनकी जो सड़कें ऐसे लगते हैं जैसे आईने होते हैं, इतनी साफ़ हैं, शफाफ। उन्होंने बहुत रोड पे बहुत वर्क किया है। तो वो चीज़ों को देखता रहता था कि अमेरिका के अंदर ग्रीनरी बहुत है, USA के अंदर ग्रीनरी बहुत है। न्यूयॉर्क में भी रहा, और उसके अलावा कैम्पटन जहाँ पे इसकी डेथ हुई वहाँ पे न्यू जर्सी में भी, वहाँ पे भी इलाका बड़ा अच्छा है। तो अनॉर्मसली माउंटेन्स, नेचर और इस चीज़ों को उसने देखा है, तो वो उसको अपनी पोइट्री में इंक्लूड करने की कोशिश करता है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई नेचर का पोइट होता है। ये भी आप डिस्कस करते हैं। आगे देखिएगा, कुछ पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। देयर वॉज अ चाइल्ड वेंट फॉर, There was a child went forth. ये इसकी एक पोएम है। Respected students, you're listening to the voice of Sarrana. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy of Linguistics and Literature. Go to YouTube bar, type the ESL Academy by Sarrana. Subscribe, like, share our channel. There was a child went forth. ये एक पोएम है। इस पोएम के अंदर राइटर अपनी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट को भी डिस्कस करता है। इसमें एक चाइल्ड के बारे में डिस्कस किया जाता है कि कैसे वो चीज़ों को, अपनी सराउंडिंग की चीज़ों को, फ्लावर्स को, ट्रीज़ को, इंसानों को, उनके रवैयों को, इन सारी चीज़ों को प्रिसेप्ट करता है, प्रिसेप्शन में लेके आता है और अल्टीमेटली उसको अपनी मेमोरी का हिस्सा बना लेता है। इवन कि वो अपनी मदर और फादर की रिलेशन को भी शो करता है कि कैसे उसकी मदर ने उसको अपने वोम के अंदर रिसीव किया फादर के, और फिर उसको ट्रांसलेट कर दिया उसको लाइफ की शक्ल में, यानी उसे फिर ज़िंदगी दी। किसको? चाइल्ड को। असल में वो अपने पेरेंट्स की भी डिस्कस करता है बात को। फिर कहता है कि चाइल्ड, मदर का लहजा कितना माइल्ड होता है, मदर कितनी वेलकम करने वाली, कितना प्यार करने वाली, माइल्ड, सॉफ्ट होती है। जबकि फादर जो है वो माइजर होता है, वो कितना
एरोगेंट होता है, माइजर होता है और कितना स्ट्रॉन्ग होता है अपने आइडियाज़ में, और कैसे वो यानी कितना वो क्रूवल होता है, वो उसको डिस्कस करता है। कहते हैं कि उसके फादर के अपने रिलेशन भी ऐसे ही थे, तो वो इसलिए ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर देता है। यहाँ पे देखिएगा, पहला पॉइंट है, आप लिखें कि इस पोएम के अंदर हमने क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है। बात याद रखिएगा, मैंने आपको इसके स्नैपशॉट सेंड कर दिए हैं, आपने उससे भी पढ़ना है। मेरे पॉइंट्स जो हैं ये अपने माइंड में रखेंगे तो वो आसानी से समझ आ जाएगी। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इसके अंदर। एक बच्चा कैसे चीज़ों को परसीव करता है अपने सराउंडिंग में, फ्लावर को, फ्रूट को, कैसे मैच्योर्ड होता है और कैसे यूजुअल चीज़ों को देख के, नेचर की चीज़ों को, फ्रूट को देख के, दरख्तों को देख के, बर्ड्स को देख के, इंसानों को देख के उनको अपनी मेमोरी का हिस्सा बना लेता है। इमेज ऑफ फादर का इमेज जो है, गुड रिलेशन विद द, ही वॉज नॉट हैविंग अ गुड रिलेशन, ही आल्सो डिस्कस हिज रिलेशन विद हिज ओन रिलेशन विद फादर। फिर वो मदर और फादर के रिलेशन के बारे में, पेरेंट्स के रिलेशन के बारे में बताता है कि कैसे एक मदर ने उसको अपने वोम के अंदर रिसीव किया और फिर जिंदगी की शक्ल में ट्रांसलेट कर दिया या उसे बाहर लेकर आई, और अल्टीमेटली मदर का जो लहजा है वो बड़ा माइल्ड और सॉफ्ट होता है और बहुत अच्छी होती है। फादर एरोगेंट और माइजर होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे ऑब्जर्व करता जाता है बच्चा एक, तो वो अपनी परसेप्शन का हिस्सा बना लेता है चीज़ों को। वो डिस्कस करता है कि मार्च का जो महीना है, मार्च एक ऐसा टाइम है अमेरिका के अंदर जब मौसम स्प्रिंग जो है वो जा रहा होता है, और वहां पे कोई इस तरह का मौसम होता है कि एक मौसम जो है वो जा रहा है, दूसरा आ रहा है। ये डिनोट करता है डेथ को और लाइफ को, और इससे भी चाइल्ड जो है मौसम जो है या इनका आना जाना, इससे भी चाइल्ड जो है बहुत कुछ परसेप्ट करता रहता है। ये साथ साथ पॉइंट्स लिखती जाएंगे, ये असल में इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। फिर उसके बाद इमेजेस इसमें यूज हुई हैं, जैसे सप्रूट। सप्रूट का मतलब SPROUT, इसका मानी भी मैंने लिख के सेंड किया हुआ उसके अंदर असाइनमेंट के। इसका मतलब लिखें ग्रो करना। चीज़ों को वो देखता है, दरख्त ग्रो होते हैं, फ्रूट ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, ब्लॉसम, फ्लावर ब्लॉसम करते हैं, फ्रूट्स जो हैं वो भी सप्रोट होते हैं, और इन सारी चीज़ों से फैसिनेट होता है चाइल्ड। डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स ग्रोथ सप्रूट इज कंपेयर्ड विद द चाइल्ड परसेप्शन। अब एक प्लांट की जैसे डेवलपमेंट होती है, वो ग्रोथ पकड़ता है, वो सप्रूट करता है, इसी तरह कहता है चाइल्ड जो है वो भी अपनी परसेप्शन को ग्रो करता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में ये सारी डिटेल दी गई है, आप उधर से पढ़ लीजिएगा। द इमेज ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज अपोज्ड टू द एनिमल्स एंड प्लांट। उसने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो चीजों का कंपैरिजन करके भी बताया है, यानी इंसान की एग्जिस्टेंस और एनिमल की एग्जिस्टेंस, इन दोनों में डिफरेंस बताया आपको। प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन जो है वो दोनों डिफरेंस होते हैं, उनके अंदर डिफरेंस होता है। इंसान सोच सकता है, प्लांट्स और एनिमल नहीं सोच सकते। ओल्ड ड्रंकर्ड इज कॉन्ट्रास्टेड विद द स्कूल मिस्ट्रेस। एक स्कूल की जो मिस्ट्रेस है उसका एटीट्यूड कैसा होता है और एक ड्रंकर्ड का एटीट्यूड कैसा होता है, इन दोनों के दरमियान कंट्रास्ट करके आपको समझाया है। फ्रेश चीक्ड गर्ल है जो एक खूबसूरत, जिसके फ्रेश जो गाल हैं उसको उसने नेग्रो गर्ल के साथ कंपेयर करके बताया है। यानी ये बच्चा भी ये देखता है कि ये नेग्रो है भाई, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत नहीं है। इंसान ब्यूटी को कैसे परसीव कर लेता है, जहां ब्यूटी हो उसे पता चलता है कि ये ब्यूटी है, चाहे वो वॉइस की हो, चाहे वो किसी नेचर की हो, चाहे वो किसी ह्यूमन फॉर्म में हो। तो कहता है जी बच्चे को ये चीज़ें जो है फ्रेश चीक और नेग्रो गर्ल के दरमियान फ़र्क पता चलता है, उसे फ्रेंडली और बैड बॉय का भी फ़र्क पता चल जाता है। चाइल्ड पेरेंट मदर, इसके रिलेशन को उसने डिस्कस किया है कि चाइल्ड जो है मदर उसे अपने वोम में लेती है, उसको पैदा करती है और उसको लाइफ में ट्रांसलेट करके बाहर ले आती है। पेरेंट्स जो हैं वो दोनों मिलके फिर उसको कैसे
उसकी लाइफ को ग्रो करते रहते हैं और अल्टीमेटली वो कहता है जी, कंट्रास्ट उसने बताया फादर और मदर का। फादर जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, माइजर होता है, इनजस्ट होता है, मीन होता है वो कहता है, और मदर को कहता है वो बड़ी माइल्ड होती है। इसमें उसने फीमेल को एडमायर किया। हाँ जी, आगे देखें। वो डिफरेंट एजेस को एक्सप्लेन करता है अपीयरेंस देने के लिए, जैसे रियलिटी को, मेन वेमेंस, शैडो, लाइट, वेव्स, डाउट और अश्योरेंस, ये सारी चीज़ों को वो डिस्कस करता है अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। चाइल्ड अचीव डीपर परसेप्शन एज दीज लेयर बिकम मेच्योर्ड इन द चाइल्ड। ये सारी लेयर्स होती हैं इंसान के, बच्चे के माइंड के अंदर, वो ज़्यादा परसेप्शन अपनी डीपर करता जाता है जैसे जैसे ये लेयर्स जो है मेच्योर होती जाती हैं, और चाइल्ड का माइंड जो है वो ग्रो करता जाता है। लव, ट्राई, डेयर, लिव विद हिम, ये सारी चीज़ें जो हैं उसने एज अ सिंबलिज्म यूज़ की हैं। चाइल्ड को एज अ थर्ड पर्सन बताया है इसके अंदर, और स्पीकर जो है डेफिनेटली वो फर्स्ट पर्सन होता है। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर ली कि चाइल्ड वेंट फोर्थ वाली, ये उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन की आपको मैंने सेंड कर दी है, वो ज़रा उधर से पढ़ लीजिएगा स्नैपशॉट से। ये एक और है, शट नॉट योर डोर, इसको भी हम इसके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, you're listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 0305631964. Let's discuss. We're going to discuss Shut Not Your Door. Shut Not Your Door by Walt Whitman. इस पोएम के अंदर वाल्ट विटमैन पॉइंट आउट करता है कि हम किसी के वर्क को कैसे बिलिटल कर सकते हैं, कैसे हम लुक डाउन करते हैं उसको, कैसे हम उसको घटिया समझते हैं, क्यों समझते हैं, किस बेस पे समझते हैं। बेसिकली ही वांट दैट ऑल द राइटर पीपल शुड वेलकम माय वर्क। आई हैव अ न्यू थॉट, मेरे पास एक नई सोच है, मेरे पास एक नई आइडिया है, मेरे पास न्यू बुक है जो कि फुल ऑफ विजडम और नॉलेज है। जो उसको पढ़ेगा, उसको परसीव करेगा, वो अपने विजन, आइडिया, डेमोक्रेटिक आइडिया और लिबरल आइडिया, इनको ब्रॉडन करेगा। जो उससे पढ़ेगा वो इससे इस्तेफादा हासिल करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा है कि अपने मेरी बुक के लिए अपनी लाइब्रेरीज खोल दें और उसको उस लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएं और इससे लर्न करें मैक्सिमम। एक साइड पे एरोगेंस भी शो करता है और दूसरी तरफ कहता है कि हम किस तरह से किसी के वर्क को बिलिटल करते हैं, उसको घटिया समझते हैं, उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं विदाउट रीडिंग इट थारोली। अगर आप इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें तो पहला जो पैरा है वो इसी के ऊपर है कि हम किसी की बुक्स को, किसी के लिखे हुए वर्क को बगैर रीडिंग और थॉरोली रीड और डीपली रीड किए बगैर कैसे पॉइंट दे देते हैं, कैसे क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो हमें वो कहता है कि मैंने जो वर्क किया है वो दूसरे लफ्ज़ों में बताएगा कि ये बड़ा अजीम है और ये बड़ा क्रिएटिव है, ये फुल ऑफ नॉलेज है, इसको लाइब्रेरी का हिस्सा बनाना चाहिए, लाइब्रेरी को के लिए खोल देना चाहिए। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, शुड प्लेस आ लाइब्रेरी। वाल्ट विटमैन एरोगेंस शो करता है। वाल्ट विटमैन बताता है कि मेरे पास बड़ा वास्ट नॉलेज है बुक की शक्ल में, मेरी बुक्स की शक्ल में, इसको हर लाइब्रेरी का हिस्सा बनना चाहिए। इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक्स और अजीम और नॉलेजेबल आइडियाज़ हैं, इससे लोगों को प्रेग्नेंट होना चाहिए या ब्रिम विद होना चाहिए विद माई नॉलेज, मेरी बुक के नॉलेज के साथ। तीसरा, विटमैन कंसीडर करता है ब्रुकलिन में वो वर्क करता था अपने बॉस के साथ, तो वहाँ पे कहते हैं कि विटमैन कहता था मैं बॉस से ज़्यादा विटी हूँ, मैं अपने बॉस से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ।
तो इस पोएम के अंदर भी बेसिकली वो शो करता है कि मैं लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास जो बुक है, मेरे पास जो नॉलेज है वो अजीम है और वो बड़ा नॉलेजेबल है और वो फुल ऑफ नॉलेज है मेरी बुक, इसको लाइब्रेरी में ज़रूर होना चाहिए, हर लाइब्रेरी। एक बात और डिस्कस करता है वो, ये पॉइंट भी लिख लीजिए। विटमन कहता है कि वर्ड्स जो हैं बगैर मीनिंग के कोई मानी नहीं रखते। आप जितने मर्जी वर्ड्स लिख दें, कितनी मर्जी बुक्स लिख दें, दूसरे लफ्जों में वो बुक्स पे क्रिटिसाइज करता है कि बुक्स डोंट हैव वैल्यू इफ दे डोंट हैव मीनिंग। कहता है वर्ड्स इटसेल्फ नथिंग, वर्ड्स कुछ नहीं है। कहता है अगर उनके पास कोई विटी आइडिया नहीं है, अगर वो कन्विंसिंग आइडिया नहीं है, कन्विंस करने वाले नहीं है, गाइड करने वाले नहीं है, उनके अंदर कोई विट नहीं है, उनके अंदर कोई अकल नहीं है, उनके अंदर कोई मानी नहीं है। कहता है वर्ड्स विदाउट मीनिंग इज नथिंग। आइडिया, कहता है मीनिंग बिहाइंड द वर्ड इज समथिंग। बात समझ नहीं आई। अल्फाज के पीछे अगर मीनिंग नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, विटी नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है वर्ड, तो वो वर्ड्स कहता है किसी काम के नहीं। मीनिंग बिहाइंड द वर्ड शुड बी अप्रिशिएटेड एंड ऑलवेज टेक्स वैल्यू। वैल्यू किसकी होती है? अगर आपके अल्फाज के पीछे कोई मीनिंग भी हो, अदरवाइज तो जितना मर्जी बोलते रहें कोई फायदा नहीं है। अब मैं चाहे पंजाबी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, पुर्तगाली लैंग्वेज में, स्पेनिश में बोलूं, अगर मैं टू द पॉइंट ही बात नहीं कर रहा, तो जो सी भी लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूं वो आप लोगों के लिए बेमानी है। ये बामानी कब बनेगी आपके लिए, ये यूजफुल कब बनेगी? अगर मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं और आपको विटी आइडियाज बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू एग्जाम बता रहा हूं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस बता रहा हूं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है कि वर्ड्स बिहाइंड, यानी वर्ड्स के बिहाइंड पे जो मीनिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे उसने पूरी किताबों को उसने रिजेक्ट कर दिया है कि जो बुक्स ऐसी हैं जिनका कोई मकसद नहीं है वो किसी काम के नहीं। आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। 5वां पॉइंट लिखिएगा, लेमैन विल बी इंस्पायर्ड फ्रॉम माई बुक। वह कहता है एक लेमैन, एक आम आदमी जो इतना नॉलेज नहीं रखता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने इतनी सिंपल और नेचुरल और बड़ी रस्टिक और बड़ी कहता है सिंपल लैंग्वेज जो है यूज की है कि आम आदमी मेरी बुक्स को इंस्पायर करेगा, पढ़ के इंस्पायर होगा और तारीफ करेगा। शट नॉट योर डोर में वो बेसिकली कहता है कि राइटर ऑफ द राइटर, कि मैं राइटर ऑफ राइटर हूं, मुझे वेलकम करो, ओपन कर दो मेरे लिए दरवाजे और अपनी लाइब्रेरियां। मैं अपने आप को वो क्लेम करता है कि मैं राइटर ऑफ राइटर्स हूं, मैं जो लिखने वाले हैं उनका भी राइटर हूं। इसमें वो अपनी राइटिंग को खुद ही एडमायर करता है। टू कंक्लूड जी, इसके अंदर हम कह सकते हैं शट नॉट योर डोर रिफ्लेक्ट्स द थॉट्स ऑफ द विटमैन्स। विटमैन की अपनी थॉट को वो रिफ्लेक्ट करता है। ही इज ऑफ कोर्स ग्रेट राइटर, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक ग्रेट राइटर है अपनी एज का और आने वाली एज का। ही सजेस्ट दैट हिज बुक शुड बी इन लाइब्रेरीज। वो लाइब्रेरी कहता लाइब्रेरीज, हर लाइब्रेरी में कहता मेरी किताब होनी चाहिए, लोग इस्तेफादा करें, लोग नए आइडियाज लें और फिर उससे पढ़कर एक्सपेंड करें मेरे आइडिया को। He has something new with which readers and writers can enhance their knowledge. He considers his writing a special and should be read. कहता है मेरी राइटिंग स्पेशल है और इसको जरूर पढ़ना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए इसको। So this is what Whitman say. He no doubt he had great ideas, democratic ideas, libertious idea, freedom of thought, freedom of speech, and he was also bring with transcendental moment, and he was reflecting his thought, and he wanted that all people should take my book and they place in the library and they should learn maximum knowledge out of my books. This is what Walt Whitman want in his book in his poem Shut Not Your Door by Walt Whitman. You have to expand it. आप इसको और एक्सपेंड कर लीजिएगा। जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं, इनको एक्सपेंड कर दीजिएगा और कुछ उधर से ले लें अपने स्नैपशॉट से जो आपको सेंड किए। स्टे ब्लेस्ड। आज आप लोगों को
मैं कॉन्ग्रेट करता हूँ कि आप लोगों ने अमेरिकन लिटरेचर का एक राइटर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह जो रेस्ट ऑफ द राइटर है मंडे से हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह आप टेस्ट देंगे मुझे सैटरडे को, मैं आपका टेस्ट बनाऊंगा और टेस्ट में वही चीज़ें होंगी जो आपने पढ़ी हुई है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन है आपके कोर्स में या वर्ल्ड विटमैन से रिलेटेड जो मैंने अभी लिखवा दी है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक पूछ सकता है पोइट्री की, उसका स्टाइल पूछ सकता है, वो कौन सा पोइट है, या क्वैकर क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या होती है ये भी बताया, रोटिसिज्म क्या होती है ये भी बताया। तो मज़ीद इन चीज़ों को देख लीजिएगा इंशाल्लाह। फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट इंशाल्लाह रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे। किसी का क्वेश्चन हो तो लिख के सेंड करो।